खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज के हेडलाइंस के साथ। जिला अस्पताल की बदहाली को लेकर कलेक्टर के सामने मरीजों के परिजनों का फूटा आक्रोश। वहीं कलेक्टर ने सुधार के लिए अफसरों को लगाई फटकार। हथियारों और भारी मात्रा में कारतूसों सहित 2 शातिरों को दबोचा। गोविंदगढ़ पुलिस और DST टीम ने की कार्रवाई। IG ने साइबर क्राइम पर मुस्तैदी से अंकुश की दी हिदायत। ASI प्रमोशन प्रक्रिया के लिए पहुंचे अलवर। और सुस्त रफ्तार का शिकार हुआ जयपुर हाईवे का चौड़ा करने का काम। क्षेत्रीय लोगों ने ग्राम रथ यात्रा पहुंचने पर सामने रखी परेशानी। और अब खबरों को हम जानेंगे विस्तार से। सामान्य चिकित्सालय के मेल मेडिकल वार्ड में भर्ती मरीजों के परिजनों का गुस्सा यहां पहुंची कलेक्टर के समक्ष फूट पड़ा। हॉस्पिटल का निरीक्षण करने पहुंची जिला कलेक्टर आर्तिका शुक्ला से उन्होंने वार्डों में घूमते आवारा श्वानों, शराबियों की आवाजाही और बाथरूम में गंदगी की शिकायत की। ऐसे में नाराज कलेक्टर आर्तिका शुक्ला ने PMO प्रवीण शर्मा को फटकार लगाई और कमिश्नर सोहन सिंह नरूका को मौके पर बुलाकर शाम तक सभी श्वानों को पकड़वाने के निर्देश दिए। सोमवार सुबह जिला कलेक्टर ने सामान्य चिकित्सालय सहित शिशु एवं जनाना हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मरीजों और परिजनों से बातचीत कर हॉस्पिटल की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी दी। इस दौरान कुछ वार्डों में ऐसी खराबी मिलने पर अधिकारियों को 24 घंटे में उन्हें दुरुस्त करवाने के निर्देश दिए हैं। वहीं मरीजों के परिजनों ने बताया कि वार्डों में श्वान घुस आते हैं और शराबी भी हॉस्पिटल परिसर में आके उत्पात मचाते हैं। उधर महिला सर्जिकल वार्ड में मरीजों ने बताया कि बाथरूम गंदे रहते हैं और नियमित सफाई नहीं होती। इस पर कलेक्टर आर्तिका शुक्ला ने PMO प्रवीण शर्मा और वार्ड इंचार्ज को फटकार लगाई। इसके अलावा निगम कमिश्नर सोहन सिंह नरूका को मौके पर बुलाया और तुरंत श्वानों को पकड़वाने के निर्देश दिए। साथ ही हॉस्पिटल में 24 घंटे ऑटो टिपर लगाने के भी निर्देश दिए, जिससे परिजन कचरा उसमें डाल सकें। उधर कलेक्टर ने हॉस्पिटल में बन रहे 100 बेड के वार्ड का भी जायजा लिया। संबंधित अधिकारियों ने जून माह के अंत तक कार्य पूरा करने का आश्वासन दिया। इसके अलावा कलेक्टर ने शिशु वार्ड में CCU के कार्य को भी देखा। साथ ही हॉस्पिटल के पीछे चल रहे निर्माण कार्य के दौरान फैली गंदगी पर स्टाफ को फटकार लगाई। कलेक्टर आर्तिका शुक्ला ने कहा है कि अव्यवस्थाओं और गंदगी को लेकर उचित दिशा निर्देश दिए गए हैं। साथ ही हॉस्पिटल पुलिस चौकी में स्टाफ कम होने की जानकारी भी मिली है। ऐसे में SP से बात करके वहां भी जाब्ता बढ़ाया जाएगा। को देखते हुए आज निरीक्षण करने का प्लान, सडन निरीक्षण का मेरा प्लान बना था। उसमें मेनली हमने ये देखना है कि जो वार्ड्स में हमारे मरीज भर्ती हो रहे हैं उनको गर्मी से रिलेटेड हीट स्ट्रोक, पानी, ऐसी कोई इश्यूज ना आए। तो मेजरली तो सभी वार्ड्स में ठीक इंतजाम मिले। जहाँ भी ACs लगे हैं वहाँ AC चल रहे थे। 2 ACs हमें खराब मिले, वो अगले 24 घंटे में ठीक करने के निर्देश दिए हैं। पानी की व्यवस्था भी मिली। कुछ इश्यूज जो मिले वो ये थे कि कहीं कहीं पे वॉशरूम की सफाई नहीं होना, ऐसा एक मरीज ने बताया। एक दूसरे मरीज के परिजन ने ये भी बताया कि यहाँ कभी कभी कुत्ते आ जाते हैं। तो इन दोनों के लिए मैंने नगर निगम की टीम को भी और PMO साहब को निर्देश दिए कि अगले 3 दिवसों में इस पे फोकस करके काम किया जाए। सीवरेज लाइन ब्लॉक का एक शिकायत आ रही थी, वो भी मैंने आज देखा है। साथ ही 2 बड़े प्रोजेक्ट्स जो 100 बेडेड वार्ड है, CCU है, और एक हमारा नया पीडियाट्रिक वार्ड जो बन रहा है, वो उनका भी इंफ्रास्ट्रक्चर का रिव्यू करने में आई थी। तो हमारी यही उम्मीद है कि अगले 1 महीने में, लगभग 30 जून तक, 1.5 महीने में हम ये सारे काम बारिश के पहले कंप्लीट करेंगे, जिससे जो हमारे पीडियाट्रिक में भी जो वार्ड्स की कमी है उसको थोड़ा हम भरपाई कर पाएंगे। शिशु अस्पताल में कई वार्ड्स में AC नहीं है, तो उनके लिए भी शिशु अस्पताल में 2 वार्ड्स में देखा तो एक में तो है, एक में नहीं है। उसके लिए अभी हमने एक डोनर तैयार भी किया है, उनसे बातचीत करके जल्द लगाएंगे। तब तक कूलर की व्यवस्था है वहाँ पे, तो वो अच्छे करने के निर्देश दिए। और साथ ही शिशु अस्पताल में जो नया वार्ड बनेगा वो इन सब सुविधाओं से युक्त होगा। एक जो बड़ा प्रस्ताव है शिशु अस्पताल के उन्नयन का, वो भी हम जयपुर स्तर पे भी और दिल्ली स्तर पे भी उसकी पूरी
प्रयास किया जा रहा है कि वो सैंक्शन हो जाए। जनरल हॉस्पिटल में जैसे शाम के समय शराबियों के घुसने की भी शिकायत मिली। हाँ, उन्होंने बताया कि गेट पे कुछ ऐसे असामाजिक तत्व आ जाते हैं, तो अभी मैंने पुलिस विभाग को भी ये बताया और साथ में कमिश्नर साहब है, तो एक एकत्रित टीम से आज और कल इसकी सघन चेकिंग करा के इसको रोका जाएगा। गौरतलब है कि जिला मुख्यालय के इन अस्पतालों में खामियों की शिकायत अक्सर सामने आती है। उम्मीद है कि कलेक्टर के इस दौरे और निर्देशों के बाद स्थिति में सुधार हो पाएगा। अलवर जिले में अवैध हथियारों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत गोविंदगढ़ थाना पुलिस और डीएसटी टीम ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से 2 अवैध हथियार और भारी मात्रा में कारतूस बरामद किए हैं। जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। इसके लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर प्रियंका रघुवंशी और वृत्ताधिकारी लक्ष्मणगढ़ कैलाश जिंदल के निर्देशन में विशेष टीम का गठन किया गया था। डीएसटी प्रभारी धीरेन्द्र सिंह के नेतृत्व में टीम ने 2 अलग अलग स्थानों पर दबिश दी। इसके तहत बरवाड़ा की ढाणी निवासी गुरबख्श सिंह को गिरफ्तार किया गया। इसके पास से एक अवैध देशी बंदूक और सहित कुल 80 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। आरोपी ने यह हथियार एवं कारतूस खेत में रखे हुए थे। दूसरी कार्रवाई में बारवाड़ा के राजेंद्र सिंह को पकड़ा गया है। वह मूल रूप से डीग का रहने वाला है। राजेंद्र के पास एक अवैध देशी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस मिले हैं। अलवर और खैरतल तिजारा जिले के हेड कांस्टेबल से एएसआई प्रमोशन प्रक्रिया जारी है। इस सिलसिले में जयपुर रेंज आईजी राहुल प्रकाश सोमवार को अलवर पहुंचे। यहां उन्होंने पुलिस लाइन में भर्ती प्रक्रिया से जुड़े अभ्यर्थियों की दक्षता को परखा। साथ ही पीटीएस के रिक्रूट ट्रेनिंग के फाइनल एग्जाम को भी अंजाम दिया गया। साथ ही अलवर और भिवाड़ी से संबंधित पुलिस की प्राथमिकताओं पर भी चर्चा की गई। इस दौरान अलवर और भिवाड़ी एसपी सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। उधर मीडिया से बातचीत में रेंज आईजी राहुल प्रकाश ने बताया कि आगामी दिनों में प्रस्तावित मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर भी एसपी सुधीर चौधरी से चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि पिछले दिनों गोविंदगढ़ थाने पर हमले में करीब आधा दर्जन आरोपियों को गिरफ्तार कर सख्त धाराओं में उनके खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं। आईजी ने कहा कि अलवर से लगते मेवात और आसपास के क्षेत्रों में साइबर अपराध को रोकने के लिए भी मुस्तैदी से काम किया जा रहा है। थाने में स्टाफ नहीं होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि कुछ अरसे में थानों में जाब्ता भी लगाया जाएगा। कांस्टेबल भर्ती हो चुकी है और ट्रेनिंग करने के बाद इनकी नियुक्ति जल्द कर दी जाएगी। अलवर जयपुर नेशनल हाईवे 248 पर रोड चौड़ा करने का काम इन दिनों कछुआ चाल से चल रहा है। इससे आमजन में आक्रोश देखने को मिल रहा है। लोगों का कहना है कि लंबे समय से निर्माण कार्य जारी होने के बावजूद काम की गति बेहद धीमी है। ऐसे में राहगीरों और स्थानीय ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी समस्या को लेकर साहोड़ी में रथ यात्रा कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों ने अपनी बात रखी। उन्होंने प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से सड़क निर्माण कार्य को जल्द पूरा करवाने की मांग की। ग्रामीणों ने कहा कि सड़क अधूरी होने के कारण जगह जगह धूल मिट्टी उड़ रही है और लोगों का जीवन प्रभावित हो रहा है। सरपंच प्रतिनिधि अंसब खान ने बताया कि यह शिकायत मुख्यमंत्री तक पहुंचाई जाएगी। हमारे ग्राम पंचायत भवन पे ग्राम विकास रथ आया हुआ है। लोगों ने समस्याएं रखी हैं, जैसे मेन समस्या हमारे रोड की है। काफ़ी दिन से काम चल रहा है, वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। लोग परेशान हैं, मिट्टी धूल खा रहे हैं। इस तरीके से लोगों की छोटी मोटी और भी काफ़ी समस्या हैं। जैसे अभी ये जेजेएम जो स्कीम है, क्योंकि ये हमारे पूर्ण तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाई है, तो उससे भी लोग परेशान हैं। लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, कभी कुछ कभी कुछ। तो इस तरीके से आम हर तरीके से परेशान हैं लोग। तो छोटी मोटी अपनी समस्याएं रखी हैं। ग्राम विकास रथ से आया है, तो उसमें अपने अपने लोगों ने जो भी जिस तरीके से समस्याएं वो रखी हैं, लेकिन अभी देखते हैं, क्या उम्मीद करते हैं कुछ होता है या नहीं होता है। उद्योग नगर थाना अंतर्गत विंटेज कंपनी में सोमवार को एक श्रमिक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। कंपनी मैनेजमेंट के लोग श्रमिक को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद कंपनी मैनेजमेंट ने परिजनों और पुलिस को सूचना दी। उसके बाद परिजन और बगड़ तिराहा थाना पुलिस जिला अस्पताल पहुंचे। वहीं मृतक के भाई विजय कुमार यादव का कहना था कि चौरेटी स्तंभमुरार निवासी रामावतार यादव विंटेज कंपनी में रोजाना की तरह काम करने गया था, लेकिन मौत किस कारण से हुई है इसका पता नहीं लग पाया है। वहीं कंपनी प्रबंधन से जुड़े लोगों के अनुसार रामावतार ड्यूटी करने के लिए कंपनी गेट से अंदर जा रहा था, तभी अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई। रामावतार को ईएसआईसी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। मृतक के शव को जिला अस्पताल में मोर्चरी में रखवाया गया है।
रामोतार यादव, कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम चोरोटिस्तुरा, पिताजी का नाम है? अमराव सिंह। अच्छा, बताइए क्या हुआ था? ये सर ड्यूटी आया था 9 बजे कहाँ पे? अपने कंपनी में सर, MIA कौन सी कंपनी में है? विंटेज के कोई प्लांट है सर, कौन गैस का प्लांट है सर, अच्छा CO2 का। अच्छा उसमें आए थे, उसके बाद में ये ड्यूटी पे गया। ड्यूटी के जाने के बाद में हमें कोई पता नहीं, ये कंपनी वाले इसको लेके और PSI भाग गए। अच्छा इन्होंने ये साहब भर्ती कराया बताया। उसके बाद में हमें तो फ़ोन किया जब डेड बॉडी हो गई थी। अच्छा उसके बाद में वहाँ से यहाँ लेके आए अलवर से। अच्छा, अब यह क्या बताया डॉक्टर ने? अभी कुछ नहीं बताया सर, आए जब से हम खड़े हुए हैं। अच्छा, तो क्या हुआ था इनके साथ? उनके साथ ये क्या हुआ, सब घर से आए, जो बच्चे मुझे आए थे सर घर से, और आने के बाद में सीधे कंपनी गई। उसके बाद में पता नहीं कंपनी वालों को पता क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है सर इसके साथ। कितने साल से काम कर रहे हैं? इसको सर करीब 4-5 साल हो गई। अच्छा, और रहते कहाँ हैं? एक गाँव में रहते सर। कौन से गांव में? चोरोटिस्तुरार में। अच्छा, और रहने वाले कहाँ के? पीछे के? पीछे वहीं के रहने वाले सर, ग्राम चोरोटिस्तुरार के हैं? चोरोटिस्तुरार के रहने वाले सर। अच्छा, बच्चे कितने हैं इनके? इनके सर 2 बच्चे हैं और 1 बच्ची है सर, 3 बच्चे हैं। अच्छा, तो आपको क्या सूचना दी? मुझे सर उन्होंने फ़ोन किया सर बाद में। स्कूल शिक्षा परिवार की ओर से सोमवार दोपहर जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक महेश कुमार मेहता को ज्ञापन सौंपा गया। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में संभाग अध्यक्ष लोकेश मिश्रा ने यह ज्ञापन दिया है। इसमें राज्य सरकार द्वारा निजी स्कूलों के पिछले 2 साल के भुगतान को तुरंत करने की मांग उठाई गई है। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा स्कूलों में RTE विद्यार्थियों का अचानक निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया है। संगठन ने इसका विरोध करते हुए निरीक्षण का समय सितंबर, अक्टूबर या नवंबर में रखने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि फिलहाल गर्मी के कारण अनेक बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पाते हैं। उधर निजी स्कूल संचालकों ने यह भी कहा कि भुगतान नहीं होने के कारण ग्रामीण क्षेत्र में विद्यालयों का संचालन मुश्किल हो गया है। देखिए, वर्ष में एक बार RT में जो अध्ययनरत बच्चे हैं उनका भौतिक सत्यापन होता है, और पिछले लगातार जब से RT लागू हुई है तब से चला होता है, और हम उसको कराते हैं, कोई दिक्कत की बात भी नहीं है। एक प्रोसीजर का काम है, उसके टाइम फ्रेम भी जारी होता है और उसके अनुसार जांच होती है। अब इन्होंने एक एक्स्ट्रा जांच रखी है। अब ये ऐसा समय पूरी रूप से बच्चे का भी एडमिशन नहीं हुआ, नॉन RT RT का रेशो सेट नहीं हो सकता, तो एक एक्स्ट्रा जांच करवा रहे हैं। क्या मंशा है सरकार की, अभी ज़्यादा कहीं स्पष्ट नहीं हो पा रहा है किस वजह से करा रहे हैं। हम इसका विरोध करते हैं, और दूसरा हमारा विरोध का प्रमुख कारण है कि पिछले 2 वर्षों से भुगतान नहीं हो रहा। अभी हमारी 24-25 की भी एक किस्त रह रही है, और 25-26 की भी जो है दोनों किस्त रह रही हैं। तो पिछले 2 वर्ष का बकाया, तो हमने सरकार को यह मैसेज दिया है विरोध करके कि जब तक हमारा पिछला बकाया भुगतान नहीं होगा हम इस जांच में कोई सहयोग नहीं करेंगे, यानी जांच कराएंगे ही नहीं। सर, सरकार भुगतान क्यों नहीं कर रही? किस तरह से स्कूलों का संचालन सरकार का तो क्या परेशानी है, क्या कारण है? सारे बजट खर्च हो रहे हैं, गवर्नमेंट कर्मचारियों की सैलरी एक दिन लेट नहीं होती, हमारा 2-2 साल का बकाया भुगतान पड़ा हुआ है। क्या उनका नज़रिया है, क्या मंशा है, तो सरकार जाने। ताकि हम इसका विरोध करते हैं। और ग्रामीण क्षेत्र के प्राइवेट स्कूल तो बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं, बहुत प्रभावित है। उनका तो RT के पेमेंट पर बहुत कुछ स्कूल टिका हुआ है। सर, मेरा सवाल ये कि जब जैसे कि मार्च की बजाय या मई अप्रैल की बजाय इनको सितंबर अक्टूबर में ये जो आप जो कह रहे हैं कि इस तरह से जांच करना चाहते हैं, तो उस समय सारे बच्चे रहेंगे, तो एडमिशन ही कंप्लीट नहीं है, तो सही टाइम नहीं है। आपको लगता है कि सही टाइम पकड़ना चाहिए? से बात हुई है, उन्होंने कहा कि ACS साहब ने कोई एक्स्ट्रा जांच कराई है, ये कोई जो है वर्तमान स्थिति को जानने के लिए भाई कितने बच्चे RT के प्रमोट हुए हैं, कितने नहीं हुए। हालांकि जांच स्पष्ट नहीं हो पाएगी क्योंकि बच्चे पूरे नहीं पढ़ रहे। मान लो RT का बच्चा पढ़ तो रहा है, लेकिन वो आया नहीं उस दिन या 5 दिन से नहीं आ रहा, क्योंकि एक तरह का सेशन एंड चल रहा है, तो बच्चे कुछ कम आ रहे हैं, ब्याह शादी सावे का टाइम है, तो एक्स्ट्रा जांच है। तो हमने इसका विरोध किया है, और विरोध का प्रमुख कारण ये रखा है पहले भुगतान कराओ फिर जांच कराएंगे। तो 2 मांगे आपकी, भुगतान पहले कराया जाए, जांच बाद में कराई जाए। कब जांच कराना चाहते हैं आपकी सुविधा के लिए? प्रोसीजर में जब भी होती है, सितंबर अगस्त में होती रहती है, हम तैयार हैं, उसी समय कराया जाए। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के अलवर आगमन पर रविवार को स्नेह मिलन समारोह में पुरुषार्थी समाज ने उनका अभिनंदन किया। पश्चिमी बंगाल में भाजपा की विजय एवं शुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बनने की खुशी में इस प्रदेश के चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव का स्वागत हुआ। जिला अध्यक्ष कुलदीप कालरा के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने उन्हें साफा पहनाया। इस अवसर पर समिति के संरक्षक राकेश अरोड़ा, समाज सेवी अभिषेक तनेजा, तिलक चावला, जयराज मेहंदी रत्ता, अजय अरोड़ा और मीडिया समन्वयक विशाल गांधी आदि मौजूद रहे। मातृ दिवस के अवसर पर पुरुषार्थी समिति जिला अलवर द्वारा बुध विहार स्थित गौशाला में गौ सेवा सवामणी की गई। समिति के मीडिया प्रभारी विशाल गांधी ने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य मातृशक्ति के सम्मान के साथ ही
गौ सेवा के प्रति समाज में जागरूकता एवं सेवा भावना को बढ़ावा देना था। पुरुषार्थी समाज के जिलाध्यक्ष कुलदीप कालरा के नेतृत्व में समिति के सभी सदस्य गौशाला पहुंचे। यहाँ उन्होंने गायों को हरा चारा, गुड़ एवं हरी सब्जियां खिलाकर सेवा कार्य किया। इस अवसर पर समिति संरक्षक राकेश अरोड़ा, महासचिव राजेश मक्कड़, अभिषेक तनेजा, तिलक चावला, जयराज गुलशन गाबा, राकेश छाबड़ा और बलदेव राज अरोड़ा आदि मौजूद रहे। जिला एथलेटिक्स एसोसिएशन अलवर की नई कार्यकारिणी निर्विरोध निर्वाचित हो गई है। इसमें पुलकित जैन अध्यक्ष और धारा यादव सचिव चुने गए हैं। वार्षिक साधारण बैठक में निर्वाचन अधिकारी मेहताब सिंह चौधरी द्वारा चुनाव निर्विरोध संपन्न करवाए गए। यह कार्यकारिणी 4 वर्ष के लिए निर्वाचित हुई है। कार्यकारिणी में अन्य पदाधिकारियों में श्री किशन गुप्ता एवं रतिराम सैनी को उपाध्यक्ष, अमित चौधरी एवं दीपक यादव संयुक्त सचिव और मिलाप सिंह सैनी को कोषाध्यक्ष चुना गया है। इसके अतिरिक्त संदीप एवं यशवंत सैनी को कार्यकारिणी सदस्य चुना गया। निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान एथलेटिक एसोसिएशन जयपुर के प्रतिनिधि हरेंद्र कुमार, जिला ओलंपिक एसोसिएशन के प्रतिनिधि पन्नालाल सैनी और जिला क्रीड़ा परिषद की प्रतिनिधि अंजना शर्मा पर्यवेक्षक के रूप में उपस्थित रहे। नवनिर्वाचित अध्यक्ष जैन ने कहा कि एथलेटिक्स खेलों को नई दिशा देने और ग्रामीण प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए प्रयास करेंगे। उधर सर्वसम्मति से कैप्टन उमरावलाल सैनी और रामफल सैनी को संरक्षक नियुक्त किया गया है। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश की जनता से अपील करने को लेकर प्रतिक्रिया व्यक्त की है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव अशोक कुमार सैनी के अनुसार प्रधानमंत्री ने डीजल पेट्रोल कम खर्च करने और विदेश यात्रा नहीं करने की सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि 1 साल तक विदेश यात्रा पर नहीं जाकर पैसा बचाएं। इसके अलावा किसानों से फर्टिलाइजर का उपयोग 50% कम करने और आम लोगों से वर्क फ्रॉम होम की सोच को बढ़ाने सहित वर्चुअल मीटिंग करने जैसी अपील की गई है। पीसीसी महासचिव सैनी के अनुसार ईरान और इजरायल अमेरिका युद्ध के दौरान सरकार ने समय रहते कदम नहीं उठाए, इसलिए ऐसी स्थिति बनी है। उन्होंने आरोप लगाया कि देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है। वहीं अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया लगातार गिर रहा है। महासचिव सैनी ने कहा कि ऐसे में आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में लोग भाजपा को सत्ता से हटा देंगे। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान आया है कि डीजल पेट्रोल की खपत कम करो। जनता से अपील कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भारत में तेल के कुएं नहीं है। जनता से कह रहे हैं कि सोना मत खरीदो। किसान से कह रहे हैं कि खाद आप कम दो खेतों में। और आम नागरिकों से कह रहे हैं विदेश की यात्राएं मत करो। अब इस प्रतिक्रिया पर आपका क्या कहना है? प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या प्रतिक्रिया? मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि आज देश की जो स्थिति है किसी से छुपी नहीं है। देश आज बर्बादी की ओर जा रहा है। मैं पुराने इतिहास की ओर जानना चाहूँगा। जो ये आज हालात पैदा हुए हैं, ऐसे हालात हमारे देश में नहीं थे। 2000 जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, उस टाइम पे हमारे प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। जब देश आज़ाद हुआ, प्रधानमंत्री बने, उस टाइम पे हमारे देश में कुछ भी नहीं था। ना खाने को अनाज था, ना पहनने को कपड़ा था, ना चिकित्सा की व्यवस्था थी, ना एजुकेशन था, ना रहने को एक मकान थे। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस टाइम पे हार नहीं मानी और उन्होंने हर नागरिक को, देश के हर परिवार को रहने को जगह दी, चिकित्सा की सुविधा दी, एजुकेशन दिया, खाने को अनाज दिया, पहनने को कपड़ा दिया, रहने को मकान दिए। उन्होंने कहा हार नहीं मानी। उसके बाद भी हमारे देश के हालात ऐसे नहीं थे जैसे आज स्थिति है। उसके बाद में हमारे प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी हो, श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी, पूर्व प्रधानमंत्री हमारे राजीव गांधी थे। उन्होंने मेहनत करके देश में और देश को सभी वर्ड में अग्रिम पंक्ति में लाके खड़ा कर दिया, विकासशील देशों की गिनती में लाके खड़ा कर। जिस टाइम पे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में सत्ता में संभाली, बीजेपी सरकार में आई, उस टाइम पे हमारा देश विकासशील देशों में अग्रिम पंक्ति में बैठा हुआ था, विकासशील देश था। 2014 से लेके आज 26 तक 12 साल में ऐसा क्या हो गया जो देश के सामने ऐसा संकट आ गया कि हमारे प्रधानमंत्री को आम जनता से अपील करनी पड़ रही है कि डीजल पेट्रोल पर कंट्रोल करो। घूमने विदेशों में जो घूमने जाते हैं हमारे देशवासी, वो घूमना बंद कर दे। किसान भाइयों से कह रहे हैं कि तुम खेतों में यूरिया 50% डालो, कम डालो। ऐसी नौबत क्यों आ रही है हमारे देश में? तो इसका मतलब आज देश संकट की ओर जा रहा है, पूरी तरह बर्बाद हो रहा है। आर्थिक संकट है देश के सामने। तो ऐसे संकट क्यों आया है? जबकि 2014 के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की ऐसी कोई चीज़ नहीं जो भारत सरकार की थी वो बेची नहीं होती। रेलवे इन्होंने बेच दिया, एयरपोर्ट इन्होंने बेच दिया, सब कुछ बेच दिया। अब वो बेचने के लिए कुछ नहीं बचा तो इन्होंने देश के सामने कटोरा रख दिया।
क्या ऐसा हमारा देश संकट में, तो ऐसा क्यों हो रहा है? जबकि ऐसा संकट तो आज दो पड़ोसी देश आपस में लड़ रहे हैं, अमेरिका ईरान आपस में लड़ रहे हैं, तो ये संकट की स्थिति पैदा रही है। यार हमारे तो देश ने खुद लड़ाइयाँ लड़ी हैं, चाहे 65 की हो, चाहे 71 की हो, सकूर में हमारे देश में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, तब भी ऐसा संकट नहीं आया। तभी हमारे प्रधानमंत्री ने, हमारे देश की सरकार ने ऐसे संकट की घड़ी नहीं आने दी। उन्होंने सबको अनाज दिया, रहने को मकान दिए, चिकित्सा दी। लेकिन आज ऐसे संकट ला दिया नरेंद्र मोदी जी ने, बीजेपी सरकार ने, कि आज कह रहे हैं ऐसी अपील करनी पड़ रही है। तो मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से, भाजपा सरकार से कहना चाहूँगा कि अगर देश नहीं संभल रहा है तो रिजाइन करे, दूसरे को मौका दे। तुमसे देश नहीं संभल रहा है, तुमने देश को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। मैं आम जनता से, भारत की जनता से भी अपील करना चाहूँगा कि ऐसे बीजेपी सरकार को आगे आने वाले चुनाव में ऐसा मौका नहीं दें, इनको सड़क से का रास्ता दिखाएं, सत्ता से बाहर करें। हर स्टेट में बेईमानी से, चोरी से सत्ता मारें, जबकि इनसे संभल नहीं रहा देश। चोरी से, वोटों से सत्ता मारें, कहीं SIR की चोरी कर रहे हैं, कहीं प्रशासन से मिलकर कर रहे हैं, कहीं निर्वाचन आयोग से मिलकर कर रहे हैं, सत्ता हत्याते जा रहे हैं। लेकिन ये देखो, सही जो है उसको तो संभालो, देश तुमसे संभल नहीं रहा, देश के सामने तुमने कटोरा रख दिया। तो मैं देशवासियों से अपील करना चाहूँगा कि ऐसी सरकार को आगे आने वाले चुनाव में सबक जरूर सिखाएं। उधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता SR यादव ने भी इस बयान को गलत बताया है। उन्होंने कहा कि बिना खाद के किसान खेती नहीं कर सकता एवं डीजल पेट्रोल के बिना देश नहीं चल सकता। यादव ने कहा कि सरकार को डीजल पेट्रोल की सप्लाई के लिए सुनिश्चित व्यवस्था करनी चाहिए। उन्होंने अलवर के संदर्भ में भी कहा कि यहाँ घोषणाओं की भरमार है, जबकि धरातल पर काम नहीं हो रहे हैं। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से बयान दिया है कि किसान खाद कम यूज़ करे, डीजल पेट्रोल का सीमित करें, भारत में तेल के कोई नहीं है, सोना कम खरीदें, विदेश यात्राएं कम करें। अब इस तरह का बयान प्रधानमंत्री ने दिया है, क्या मतलब है, क्या आवश्यकता पड़ी, क्या प्रतिक्रिया? देखिए, ये तो सीधा सा देश की जनता को नासमझ नहीं है, समझती है। ऐसे फरमान मन की बात पे भी और वैसे भी फरमान बहुत बार दिए हैं, चाहे नोटबंदी का हो, चाहे कोरोना का समय का हो, वो ऐसे फरमान जारी करते हैं। आप सोचिए, गहना सोना नहीं खरीदेंगे। आज क्या ब्याह शादी के अंदर एक हमारी रीति रिवाज है, सदियों से रीति रिवाज, उसमें सोना गहना खरीदे जाए। सोना का एक महत्व समझते हैं, वो खरीदा जाता है। और इसी प्रकार से पेट्रोल डीजल के बाद की बात करते हैं, अब भाई गाड़ियाँ नहीं चलाएंगे तो पेट्रोल की बचत होगी। ये सीधा सा ये एक बहाना किया है, जो एक्साइज ड्यूटी लगती है बाहर से मंगाने में, उसका बहाना किया है। लेकिन ये तो तय था, देश की जनता तय किया हुआ था। देश की जनता ने सोच रखा था कि निश्चित तौर पे 5 स्टेटों के जो इलेक्शन हैं, ये होते ही देश के अंदर महंगाई बढ़ेगी। अब ये महंगाई का एक उसने टारगेट दे दिया है, महंगाई आप सतर्क हो जाइए, महंगाई बढ़ना तय है। तो जिस तरह से रूस से भारत कच्चा तेल खरीद रहा था और वो भारत ने बजाय स्टॉक करने के विदेशों में बेच दिया, इसी प्रकार जब ईरान से भी सस्ता तेल आ रहा था उसको भी विदेशों में बेच दिया, समय रहते स्टॉक नहीं किया और वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की, तो लगता है आपको उसका नुकसान है, सरकार की नीतियों का नुकसान है? ये तो बात सही है। हमारे ऊपर कुछ गाइडलाइन होती है देश के ऊपर। आपको पता है, ट्रंप जो अमेरिका का जो सीनेट है, वो बार बार धमकी दे रहा था पहले कि रूस से तेल नहीं खरीदेंगे, मेरे से खरीदेंगे। वो तो एक बात रखी, जो उसके जहाज, जो तेल की जो जहाज़ें थी, वो शिप के अंदर जो फंसी हुई थी, तब उन्होंने NOC दिया था कि आप रूस से तेल खरीद लो। तो हमारा ईरान से जो तेल आता था वो भी नाग मात्र का ही होगा, क्यों पाबंदियाँ लग गई थी युद्ध के समय में, तो स्टॉक करने का तो माहौल ही नहीं था। देश की जो पब्लिक है, जो हमारी स्ट्रक्चर जो बना हुआ है, देश की जो व्हीकल्स की जो संख्या है, उसको तेल मिलना जरूरी था। उस अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए स्टॉक तो नहीं हो सकता, स्टोरेज नहीं कर सकते थे। और निश्चित तौर पे आने वाले समय में हमारी इस प्रकार से विदेश नीति है, पहले से ही रही है, दूसरे देश हमको ना नहीं करेंगे और तेल हमारा पूरा मिलता रहेगा, इस पर कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन ये गलत बयान देना, अब आप स्टोरेज गाड़ियों को न चलाए,
ऐसे तो फिर आप पाबंद कर दो ना। आप सरकारी व्हीकल्स ओनली फॉर सरकारी ट्रेन और व्हीकल है उनके ऊपर ही जनता को जाने दो, ऐसी गाइडलाइन दो। फिर प्राइवेट व्हीकल्स को सबको बंद कर दो। तो किसान खेती कैसे करेगा जब किसान खेती कैसे करेगा? जो मूलभूत सुविधा जनता को जीने के लिए जो चाहिए वो सारी ट्रांसपोर्टेशन से आती है, वो कहाँ जाएगी? ये सब वादाएं, जो खोखले जो वादा दिखाते हैं ना, ये मैं समझता हूँ देश से इसको हजम नहीं होता और ये बुरा लगता है। और वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एसआर यादव ने कहा है कि दक्षिण भारत के राज्यों केरल और तमिलनाडु में भाजपा का सफाया हो गया है। यादव के अनुसार दक्षिण भारत में बड़ी संख्या में हिंदू होने और तमिलनाडु में बड़ी तादाद में मंदिर होने के बावजूद भाजपा को समर्थन नहीं मिला। वजह यह है कि यहाँ के लोग भाजपा पर विश्वास नहीं करते। उन्होंने आरोप लगाया कि असम और पश्चिमी बंगाल में भाजपा ने बेईमानी से सरकार बनाई है। सर, दक्षिण भारत में जिस तरह से कांग्रेस मजबूत हुई है, केरल में एक तरफ कांग्रेस जीती है, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की तमिलनाडु में सरकार बनी है और भारतीय जनता पार्टी वहाँ खाता भी नहीं खुल पाई है। केरल में जरूर खाता खुल गया है लेकिन वहाँ पैर पीटती हुई नजर आ रही है। आपको लगता है कि दक्षिण भारत हिंदू बाहुल्य उसके बावजूद भाजपा को दक्षिण भारत के राज्यों में ज़्यादा सफलता नहीं मिल रही है, क्या कहना चाहिए? देखिए, दक्षिण भारत के अंदर जितने भी 3 राज्यों के वहाँ स्टेटों के हुए हैं, केरला के अंदर, तमिलनाडु और इनके अंदर जो आसाम में इनमें हुए हैं चुनाव, उसमें वहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी को नापसंद करती है। वो झूठा समझती है, वो झूठ के वादे पर चलती है ना, तो वो ज़्यादा दिन नहीं चलती है। क्योंकि केरल के अंदर हमारी अच्छी बहुमत से सरकार बनी है। तमिलनाडु के अंदर जो एक नई पार्टी बनी है जोसेफ विजय की, वो मैं समझता हूँ जनता ने उसको स्वीकार किया है। भारतीय जनता पार्टी का वहाँ तो ग्राफ ही नहीं रहे। मैं मेरी बात नहीं करता कांग्रेस की, भारतीय जनता पार्टी का हमारे खाता न खुलने बराबर है और वो एक ईमानदार और साथ सभी का है। हमने सपोर्ट किया है और हमारी सरकार, हमारे साथ गठबंधन की सरकार वहाँ मजबूती से चलेगी। ऐसे आसाम के अंदर धोखा किया है, SIR की रिपोर्ट्स जो इनकी धांधली हुई थी उसके ऊपर, दूसरा वोट चोरी करके, और जब आसाम के अंदर इन्होंने सरकार बनाई है। हाँ, ऐसे ही बंगाल के अंदर इन्होंने किया है। तो ये अन्यायपूर्ण सरकार जो चलती है ये जनता देख रही है और ज़्यादा समय तक ये जनता इसको नहीं चलने देगी। सरिस्का अभयारण्य क्षेत्र में पांडुपल हनुमान जी का मंदिर स्थित है। यहाँ मंगलवार और शनिवार को जाने की अनुमति है एवं अलवर जिले की गाड़ियों का कोई शुल्क नहीं लगता, जबकि बाहर से आने वाली गाड़ियों से शुल्क लिया जाता है। गौरतलब है कि यह मंदिर पांडवों ने अज्ञातवास के काल में बनवाया था। साथ ही यहाँ पहाड़ में स्थित पोल महाबली भीम द्वारा अपनी गदा से प्रहार से बनाने की मान्यता है। सप्ताह के 2 दिन यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है। साथ ही मंदिर में सुंदरकांड और रामायण पाठ जारी रहते हैं। यह पांडुपोल के अंतर्गत रास्ते के अंदर स्थित पड़ती है झील। यहाँ से 1 किलोमीटर आगे पांडुपोल है। मंगलवार और शनिवार के दिन जो पांडुपोल के अंदर भीड़ पड़ती है और इसी टाइम अलाउ होता है गाड़ियों को जाने के लिए। अलवर नंबर की गाड़ी आती है उनके ऊपर चार्ज लगता नहीं है, जबकि जो बाहर से अलवर से अदर स्टेट की गाड़ी का चार्ज लगता है। बाकी यहाँ पे अंदर सिक्योरिटी इतनी लगा रखी है, अंदर कैमरे लगा रखे हैं, नहीं किसी कोई पशु पक्षियों को घेरने के लिए जगह जगह सिक्योरिटी है। मतलब वो बैठे हैं, पुलिस वालों की चौकी बना रखी है और सभी व्यवस्था है, सभी ठीक ठाक है। और जीव जंतुओं के लिए मतलब जो पानी की व्यवस्था है, झील वील बने हुए हैं। हर मंगलवार शनिवार को यहाँ व्यवस्था रहती है। और अब सुनने में आया कि आने वाली जो मास में एक बार जो पूर्णिमा आती है उस दिन भी गेट खुले रहेंगे। जय श्री राम। ये जो आप देख रहे हो पांडुपोल हनुमान जी महाराज का मंदिर है, जो कि सरिस्का वन्य क्षेत्र में आता है। और ये यहाँ पर हर मंगलवार और शनिवार को यात्रियों की लाइन लगी रहती है, काफी भीड़ रहती है, जो श्रद्धालु हनुमान जी के यहाँ प्रसाद वगैरह चढ़ाने आते हैं। और सरिस्का वन्य क्षेत्र के अंतर्गत आने की वजह से सिर्फ मंगलवार और शनिवार को ही यहाँ का रास्ता खुला रहता है। और अब शायद पूनू के दिन भी यहाँ पर रास्ता खुला रखा गया है। तो महीने में 3 दिन यहाँ पर श्रद्धालुओं की बहुत ही ज्यादा संख्या में भीड़ लगी रहती है। जो श्रद्धालु हनुमान जी के दर्शन करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, रामायण पाठ, सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का ज्ञान करते हैं। इस तरीके से ये पौराणिक कथाओं के अनुसार यहाँ पर भीम और युधिष्ठिर ये 5 भाइयों ने यहाँ पर आकर अज्ञातवास काटा था। और अज्ञातवास के दौरान हनुमान जी से उनकी भीम की यहाँ पर मित्रता हुई थी। तब हनुमान जी ने भीम का जो गर्व घमंड था उसको चूर यहाँ पर किया था
और भीम ने आगे जाने के लिए, पांचों भाइयों को आगे जाने के लिए आगे जाकर एक पोल बनाया, वहां से रास्ता है, उन्होंने गधा देकर वहां पर पोल से पहाड़ को पहाड़ का सीना चीर कर वो रास्ता बनाया था, जो कि यहाँ से आधा किलोमीटर आगे जाते हैं। वो भी एक भव्य और रोमांचक दृश्य है जिसे लोग देखने के लिए यहाँ पर आते हैं। बहाला गांव स्थित क्षमा शंकर गिरी आश्रम में रविवार की रात्रि शेरावाली माता का जागरण संपन्न हुआ। इसमें बड़ी संख्या में भक्तों ने भाग लिया। रात भर चले इस जागरण में माता के भजनों का गुणगान हुआ। साथ ही सोमवार की दोपहर भंडारे का आयोजन रहा। इस दौरान आसपास के ग्रामीणों ने प्रसाद ग्रहण किया। यह कार्यक्रम हर वर्ष बहाला मंदिर कमेटी एवं ग्रामीणों के सहयोग से आयोजित किया जाता है। कमेटी के सदस्य गोवर्धन प्रजापति ने जानकारी प्रदान की। वहीं इस अवसर पर अलौकिक ज्योत भी प्रज्वलित की गई। गौरतलब है कि यहाँ आश्रम बहाला बस स्टैंड पर स्थित है। रविवार की रात को बहाला स्थित क्षमा शंकर गिरी आश्रम में माता का जागरण हुआ और सोमवार की सुबह हवन हुआ। दोपहर का भंडारे का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तजनों ने प्रसादी ग्रहण की। शहर के प्राचीन श्री त्रिपोलिया महादेव मंदिर में सोमवार को सोमनाथ पर्व श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। देवस्थान विभाग के निर्देशों के तहत आयोजित इस धार्मिक कार्यक्रम में सुबह से देर रात तक गतिविधियों का दौर चलता रहा। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह महिला मंडल की ओर से निकाली गई भव्य कलश यात्रा से हुई। पारंपरिक वेशभूषा में सजी महिलाओं ने मथुराधीश मंदिर से त्रिपोलिया महादेव मंदिर तक कलश यात्रा निकाली। इस दौरान भगवान शिव के जयकारे गूंजते रहे। दोपहर में मंदिर में रुद्राध्यायी पाठ सहित भगवान शिव का विशेष अभिषेक किया गया। वैदिक मंत्रोच्चार के मध्य श्रद्धालुओं ने भगवान सोमनाथ का पूजन कर सुख समृद्धि की कामना की। शाम को भगवान सोमनाथ की आकर्षक विशेष झांकी सजाई गई। वहीं मंदिर परिसर में आयोजित महाआरती में बड़ी संख्या में भक्त शामिल रहे। आयोजन के दौरान एलईडी स्क्रीन के माध्यम से श्रद्धालुओं को सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के लाइव दर्शन भी कराए गए। वहीं रात्रि में भगवान का दुग्धाभिषेक, शयन आरती एवं प्रसाद वितरण के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ। मंदिर महंत जितेंद्र खेड़ापति ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। आज सोमनाथ पर्व के उपलक्ष्य में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी द्वारा सनातन की इस परंपरा को निभाते हुए जो कार्यक्रम आयोजित किए गए पूरे राजस्थान में, उसमें देवस्थान विभाग द्वारा सरकार के आदेश की पूर्ण पालना करते हुए मंदिर प्रन्यास श्री त्रिपोलिया महादेव जी द्वारा लाइव प्रसारण एलईडी के माध्यम से भव्य शोभा कलश यात्रा महिला मंडल द्वारा प्रातः 11 बजे निकाली गई, जो कि श्री त्रिपोलिया महादेव में पहुंचकर महिला भक्तों ने कतारबंद होकर अपनी बारी बारी से भगवान त्रिपोलेश्वर नाथ का अभिषेक किया और माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सोमनाथ में पूजन अभिषेक का जो कार्यक्रम था उसको लाइव प्रसारण देखकर भक्त भाव विभोर हो गए। दोपहर को महिला मंडल द्वारा भजन सत्संग का कार्यक्रम रहा, साथ में रुद्री पाठ जलाभिषेक का कार्यक्रम रहा और संध्या में भगवान सोमनाथ की विशेष सुंदर झांकी सजाई गई, जिसमें पूरा अलवर शहर उपस्थित होकर बाबा की महाआरती की और दर्शन बाबा के किए। अलवर के निरंकारी सत्संग भवन पर जिला संयोजक सोमनाथ की अध्यक्षता में 13 मई को रात्रि 7 बजे से 9 बजे तक समर्पण दिवस मनाया जाएगा। इस दौरान श्रद्धालु बाबा हरदेव सिंह के जीवन से शिक्षा लेते हुए अपने विचार और कविताएं प्रस्तुत करेंगे। इस अवसर पर सदगुरु माता सुदीक्षा महाराज एवं निरंकारी राज पिताजी के सानिध्य में 13 मई को ही संत निरंकारी आध्यात्मिक स्थल समालखा हरियाणा में विशेष आयोजन होगा। इस विशाल संत समागम में देश विदेश से आए श्रद्धालु शिरकत करेंगे। संत निरंकारी मंडल से जुड़े अमृत खत्री के अनुसार बाबा हरदेव सिंह ने एकत्व में सद्भाव और वसुदैव कुटुंबकम का दिव्य संदेश दिया था। और यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए एटीएल टीवी। ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलवर में बेस्ट फैकल्टी के साथ सर्वश्रेष्ठ बोर्ड परीक्षा परिणाम। स्कूल फीस में ही फाउंडेशन, कक्षा 9th 10th प्री फाउंडेशन, कक्षा 11th 12th विज्ञान वर्ग, वाणिज्य वर्ग, कला वर्ग, हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम। विद्यालय में मेधावी विद्यार्थी प्राची राठौड़, अंकित कुमार, गार्गी सैनी, कमल प्रजापत,
बलराज वर्मा, गौरी और वैशाली ने बोर्ड परीक्षा में 97% अंक लाकर संस्था का सम्मान बढ़ाया और संस्था के द्वारा प्रत्येक विद्यार्थी को 21,000 रुपए का चेक प्रदान किया। हमारी संस्थाएं कक्षा नर्सरी से 8वीं तक के विद्यार्थियों को बुक्स, नोटबुक्स, बैग्स, डायरीज, आई कार्ड निःशुल्क दे रही हैं। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को बैग, ड्रेस, जैकेट, आई कार्ड निःशुल्क दे रही हैं। हमारी संस्थाएं ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, लाजपत नगर, अंबेडकर सर्कल के पास, अलवर। दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, 84, सुभाष नगर, NEB अग्रसेन सर्कल के पास, अलवर। आदित्य एकेडमी तिजारा फाटक पुल के पास, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9829107651 and 9116913576। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार और समर्पण। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। BL Public School, a prestigious name in the field of education. BL Public School is not merely an educational institution but a dynamic center of values, discipline and excellence. The school prioritizes the holistic development of every student, ensuring that they not only excel academically but also succeed confidently in all aspects of life. The academic environment of the school is well organized, motivating and technologically enriched. Education is delivered through a balanced integration of modern resources and moral values. Smart classes and modern teaching methodologies, well-equipped computer lab, rich and peaceful library, practical learning in science and mathematics, sports and physical training, music, art, dance and cultural activities. Experienced, trained and dedicated teachers provide personal guidance to students that helps nurture talent and encourage students to become confident and self-reliant individuals. 100% board examination results are attained every year. Several students score 100% marks in subjects which are considered tough like mathematics and science, bringing pride to the institution. The school's alumni are now serving in prestigious positions across various fields, reflecting the quality education imparted by the institution. Although affiliated to RBSC, the academic guidance and standards of the school are maintained at par with CBSE education. Education here is not limited to textbooks. Special emphasis is placed on life skills, moral education, self-reliance, and personality development. Self-praise is no recommendation. Kindly come, visit us and see yourself. Our addresses. ATL द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। ATL की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक ATL,
मोबाइल नंबर 9414019207। ब्रेक के बाद अब सभी का एक बार फिर से स्वागत है। नटनी का बारा स्थित रूपारेल नदी पर देवनारायण मंदिर तक बन रहे पुल का निर्माण अधूरा है। इसे जल्द पूरा करवाने की मांग को लेकर रथ यात्रा कार्यक्रम के दौरान अकबरपुर सरपंच प्रतिनिधि महेश पटेल ने अपनी समस्या रखी। उधर पूर्व विधायक जयराम जाटव ने बताया कि भरतपुर की ओर जाने वाले हिस्से पर पुल निर्माण कार्य पिछले करीब 2 माह से बंद पड़ा हुआ है। इससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कार्यक्रम में देवनारायण बोर्ड अध्यक्ष और राज्य मंत्री ओम प्रकाश भड़ाना भी मौजूद थे। जानकारी के अनुसार पुल निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है और अब केवल एक पिलर का कार्य ही शेष है, लेकिन पुल के ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन बिजली लाइन के कारण करंट का खतरा बना हुआ है और इस वजह से ही निर्माण कार्य रोक दिया गया है। ग्रामीणों ने रथ यात्रा के दौरान अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के सामने मांग रखी कि हाई टेंशन लाइन की समस्या का जल्द समाधान करवाया जाए। पुल के शुरू होने से क्षेत्र के लोगों को भरतपुर की ओर आवागमन में सुविधा मिलेगी। और वहीं ग्राम पंचायत साहौड़ी में ग्राम विकास रथ यात्रा के माध्यम से एलईडी द्वारा जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। कार्यक्रम के दौरान लोक कलाकारों ने योजनाओं पर गीतों की प्रस्तुति दी। पूर्व विधायक जयराम जाटव के नेतृत्व में अतिथियों का स्वागत भी किया गया। वहीं ग्रामीणों ने अपने क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराया। इसी क्रम में ग्राम विकास रथ यात्रा उमरैन पंचायत क्षेत्र में पहुंची। कार्यक्रम में देवनारायण बोर्ड अध्यक्ष ओम प्रकाश भड़ाना, पूर्व विधायक बनवारी लाल सिंगल और जयराम जाटव सहित सतीश पटेल, महेश पटेल और अनसब खान आदि उपस्थित रहे। साथ ही विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने योजनाओं से मिलने वाले लाभ के बारे में बताया। मैं आपको जानकारी में देना चाहता हूं कि अपने जो यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल सरकार द्वारा जो ग्राम विकास रथ यात्रा पूरे प्रदेश में चलाई जा रही है, तो वो आज हमारे ग्राम पंचायत साहौड़ी में आ रही है। इसमें योजना, इसका मुख्य उद्देश्य तो वैसे मोटा सा बताना चाहता हूँ आपको कि जो भी सरकार द्वारा योजना चलाई जा रही है, राजस्थान सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, उनका आम जनता के उन योजनाओं को पहुंचे, उनकी जानकारी हो, तो इसका मुख्य उद्देश्य यही है। वैसे आज हमारे बीच में हमारे राज्य मंत्री श्रीमान ओम प्रकाश भड़ाना जी भी पहुंच रहे हैं और 10 बजे से ये कार्यक्रम रहेगा, तो हमें उनका इंतजार है। उनके आते प्रोग्राम शुरू कर दिया जाएगा। आम जन को फायदा मिल रहा है, फायदा तो मिल ही रहा है। साथ में जैसे कि काफी ऐसे आम कार्यकर्ता, आम जनता जिनको पता ही नहीं है क्या क्या योजनाएं चल रही हैं, तो इस कार्यक्रम से बहुत फायदा मिल रहा है। उससे क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति तक ये अपनी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है, जिसमें अपने कृषि की योजनाएं लगभग 130 योजनाएं से ऊपर योजना जो चल रही है राजस्थान सरकार में, उनकी जानकारी दी जा रही है। इससे काफी लोगों को फायदा हो रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी का पग फेरा वो जन्मे, इस मिट्टी से जन्मे, वो ऐसे व्यक्ति हैं, वो जहाँ हाथ रखते हैं ना वो हाथ खाली नहीं आता। बंगाल, आसाम, पांडिचेरी जहाँ गए वहाँ लोगों ने सोचा नहीं था बंगाल में आपको कितनी सीटें, 208 सीटें आ जाएंगी। मालाखेड़ा के बुर्जा गांव में जल जीवन मिशन के तहत तोड़ी गई सड़क की मरम्मत शुरू हो गई। वहीं गांव में साफ सफाई का काम भी तेज कर दिया गया है। गौरतलब है कि जल जीवन मिशन के तहत पाइपलाइन बिछाने के लिए गांव की मुख्य सड़क को महीनों पहले तोड़ दिया गया था। मरम्मत नहीं होने से सड़क पर गड्ढे बने हुए थे, जिससे रोजाना दुर्घटनाएं हो रही थी। साथ ही गांव में साफ सफाई की भी कमी बनी हुई थी। एटीएल न्यूज चैनल पर इसे लेकर खबर प्रसारित की गई थी। 15 मई को मुख्यमंत्री का इस गांव में जन सुनवाई और रात्रि चौपाल का कार्यक्रम भी प्रस्तावित है। वहीं जब जलदाय विभाग ने संबंधित ठेकेदार को निर्देशित कर टूटी सड़क की मरम्मत का काम शुरू करवा दिया है, साथ ही ग्राम पंचायत ने भी गांव में साफ सफाई अभियान तेज कर दिया है। उधर सहायक अभियंता हितेश कुमार ने बताया कि यहाँ 250 से अधिक कनेक्शन भी जारी किए गए हैं। वहीं टूटी हुई राइजिंग लाइन को बदला गया है। साथ ही जल जीवन मिशन के तहत खोदी गई सड़क की मरम्मत मशीनों द्वारा की जा रही है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर श्री कृष्णा शिक्षा एवं ग्रामीण विकास समिति द्वारा प्रांजल कंप्यूटर सेंटर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्था अध्यक्ष महेश चंद सैनी ने की। वहीं मुख्य वक्ता सचिव सुनील कुमार शर्मा, संगठन मंत्री पिंकी मीणा और महिला प्रकोष्ठ प्रभारी गायत्री शर्मा रहे, जबकि मंच संचालन कंप्यूटर सेंटर संचालक कमलेश सैनी ने किया। वक्ताओं ने युवाओं को आधुनिक तकनीक, कंप्यूटर शिक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल भारत अभियान से जुड़कर राष्ट्र निर्माण में भागीदारी का संदेश दिया। इसके अलावा भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के विचारों को याद करते हुए युवाओं को नवाचार एवं आत्मनिर्भरता के लिए प्रेरित किया गया। मालाखेड़ा कस्बे में भगवान परशुराम की शोभा यात्रा ब्राह्मण समाज द्वारा धूमधाम से निकाली गई।
शोभा यात्रा में विभिन्न प्रकार की आकर्षक झांकियां सजाई गई थी। शोभा यात्रा की शुरुआत भगवान परशुराम मंदिर से विधिवत पूजा अर्चना के साथ की गई। इसके बाद शोभा यात्रा कस्बे के मुख्य मार्गों से होकर निकाली गई। इस दौरान रघुनाथ जी प्राचीन मंदिर सहित अन्य मंदिरों में भगवान परशुनाथ की आरती की गई। रास्ते में विभिन्न स्थानों पर श्रद्धालुओं द्वारा प्याऊ और प्रसाद वितरण भी हुआ। कार्यक्रम के दौरान राजर्षि अभय समाज अध्यक्ष पंडित धनवीर शर्मा, कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रकाश गंगावत और पूर्व जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा, हरिओम शर्मा, पीयूष शर्मा, विष्णु शर्मा, त्रिलोक और राहुल पटेल आदि उपस्थित रहे। मालाखेड़ा नगर पालिका में सफाई कर्मियों की हड़ताल को कई दिन हो चुके हैं, लेकिन प्रशासन उनकी मांगों को लेकर उपेक्षा बरत रहा है। पूर्व पालिका अध्यक्ष हिम्मत सिंह चौधरी ने बताया कि पहले सफाई कर्मियों को 6750 रुपए वेतन दिया जाता था, लेकिन अब उनके वेतन से 250 रुपए काटे जा रहे हैं। उधर वाल्मीकि समाज की महिला कर्मचारियों ने कहा कि हड़ताल जारी रहने से उनके सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। वहीं मालाखेड़ा नगर पालिका क्षेत्र में गंदगी का आलम बना हुआ है। 6500 रुपए दिया जा रहा है खाते में और 6500 के हिसाब से लगभग 3.5-4 लाख रुपए बनता है इनका 70-72 कर्मचारियों का। और वहाँ पे जो ठेकेदार पेमेंट उठा रहा है वो 9.5 लाख रुपए की उठा रहा है। तो बाकी का जो पैसा बचा हुआ वो पैसा कौन खा रहा है? सवाल ये बनता है। और ये सवाल सिर्फ मीडिया से नहीं, यहाँ के जो मालाखेड़ा के जो मौजूदा लोग हैं और जितनी भी जनता है उनसे भी मेरा ये सवाल है कि आप लोगों को भी आना चाहिए और ये बातें रखनी चाहिए। इन गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए आप लोगों को। बड़ौदा में पेंशनर समाज के अध्यक्ष डॉक्टर देवीराम योगी ने सामाजिक सरोकार निभाते हुए राहगीरों के लिए वाटर कूलर भेंट किया है। प्रतिनिधि हुकमचंद शर्मा ने बताया कि छागल की रोड पर करीब 31,000 रुपए की लागत से सोमवार को ये वाटर कूलर स्थापित करवाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भगवान साय उपाध्याय रहे और अध्यक्षता डॉक्टर देवीराम योगी द्वारा की गई। साथ ही पूरण साहू, सतीश जैमन, घीसा राम साहू, गिरिराज प्रसाद रोहिला, हुकमचंद शर्मा एवं कलवा राम सैनी आदि मौजूद रहे। दिनांक 11 मई 2026 को हमारे अध्यक्ष पेंशनर समाज बड़ौदा में शाखा के श्री देवराम जी योगी की अध्यक्षता में एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे तमाम साथी मीटिंग में उपस्थित रहे। उन्हीं के समक्ष एक वाटर कूलर परमार्थ के लिए हमारे अध्यक्ष महोदय ने निःशुल्क परमार्थ के लिए डोनेट किया है, जिसको सबने काफ़ी सराहा। ये वैसे रोड पे है, मेन रोड है, ये बिनार ढंड वगैरह इन गाँव में का रोड है। इस पे जो ये मौका है पानी पीने का, ठंडा पानी पीने का, इनके द्वारा इनके कर कमलों से योगी कृषि फार्म पर वाटर कूलर जनता को ठंडा पेयजल उपलब्ध कराने के लिए स्थापित किया गया, जिसका उद्घाटन पेंशनर समाज के सीनियर सदस्य श्री भगवान साय जी उपाध्याय ने किया। पेंशनर समाज के अध्यक्ष डॉक्टर देवीराम योगी जी ने वाटर कूलर योगी फार्म पर जनता के हितार्थ डोनेट किया और इसका शुभारंभ उद्घाटन हमारे सीनियर पेंशनर भगवान साय जी उपाध्याय महोदय ने कर हमारे पेंशनर समाज की शोभा बढ़ाई और हमारा मान और बढ़ाया तथा हमें प्रेरित किया उपाध्याय जी ने कि हम ऐसे कृत्य और करते रहें ताकि हमारे पेंशनर्स का नाम और अच्छा हो तथा हमारी प्रेरणा और तक भी पहुंचे। कोटपुतली जनपद में कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। कस्बे के शरण मार्केट की एक महिला पत्रकार के परिजनों पर जानलेवा हमले का मामला सामने आया है। इस संबंध में पीड़िता के पिता ने स्थानीय थाने में मामला दर्ज करवाया है। वहीं महिला पत्रकार ने एक वीडियो जारी कर सीधे तौर पर आरोपियों को फर्जी गौरक्षक करार दिया है। पत्रकार का आरोप है कि गौरक्षा की आड़ में कुछ असामाजिक तत्व हरकतें कर रहे हैं और उनके परिवार को निशाना बनाया गया है। साथ ही मामले में उचित कार्रवाई नहीं होने और पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर भी गहरी नाराजगी व्यक्त की गई है। ये हमारे सुबह कोई फोन किया था इन्होंने, तो पुलिस आई थी। मेरे से पहले कोई अधिकारी था रात्रि, वो आया था मौके पे। उसके बाद में ये थाने पे चले गए, इन्होंने एफआईआर दी है, एफआईआर दर्ज होगी। उसके बाद में हम नक्शा मौका कार्रवाई करने आए हैं यहाँ और उस जो जिसका नाम लिखाया है इन्होंने उसकी हम तलाश कर रहे हैं, टीम भेज रखी है। अभी उसका फ़ोन वगैरह बंद आ रहा है उसका फ़ोन, तो जल्दी ही हम हो सकता है उसको डिटेन कर दें। वॉक करने के लिए 4:15 बजे घर से निकल के जा रहा था।
मैं गाड़ी लेके जैसे ही स्टार्ट करके चलने लगा, मेरे घर से लगभग 100 कदम की दूरी पे आगे रास्ते में एक कुत्ता आ गया, तो गाड़ी में मेरे को रोकना पड़ा। उसी टाइम अचानक एक गली के अंदर से, मैं उस आदमी को नहीं जानता, वो आके मेरे को लूटने लग गया और मेरे गाड़ी को फोड़ने लग गया। मेरे सोने की चैन पैर रखी, सोने की चैन को छीनने की कोशिश करी। मैंने जब तक संभल पाता तब तक वो मेरी गाड़ी को घूम रहा था। मैंने जैसे ही अपने गाड़ी को अपने बचाव के लिए गाड़ी भगाई और पुलिया के नीचे खड़ी कर दी गाड़ी। मैं वापस आता हूँ तुरंत 5 मिनट में ही, तो वो मेरे घर के पास में ही यहाँ मेरे को मिलता है और यहाँ बदतमीजी करता है, मेरे से लड़ाई झगड़ा करता है। मेरे घर वाले उठ के आ गए, मेरे घर वालों के साथ लड़ाई झगड़ा किया, कड़ा निकाल के कड़े से मारने लग गया। बोलता है मेरे 15 केस लग रहे हैं और वेद कसाना मेरा नाम है, मेरे 16 लग जाएंगे, मेरे क्या फ़र्क पड़ेगा, मैं तुम्हारे को यहाँ रहने नहीं दूंगा, किसी भी कीमत में नहीं रहने दूंगा, अब तुम रह के दिखाओ। और मेरे घर के बाहर से आके कुंडी लगा के चला गया। हम अपने बचाव के लिए घर को बंद कर लिए, ऊपर चढ़ गए तो उसने बाहर का दरवाज़ा बंद कर दिया और गालियाँ देता रहा। इसके बाद में हमने पुलिस को बुलाया, पुलिस लगभग आधे घंटे बाद में पुलिस आई, तो पुलिस ने ही हमारा दरवाज़ा खोला है। उसके बाद में वो लड़का हमारे को नहीं मिला, नहीं पुलिस को मिला है। भाजपा भिवाड़ी मंडल कार्यालय पर नरेंद्र खटाना की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। इसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रस्तावित दौरे पर चर्चा की गई। मंडल अध्यक्ष खटाना ने बताया कि इसे लेकर पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई। वहीं भिवाड़ी में सीएम का भव्य स्वागत हुआ। बैठक में संगठन को मजबूत करने के लिए बूथ स्तर तक जनता से जुड़ाव पर भी जोर दिया गया। इस दौरान महामंत्री देवेंद्र यादव, राहुल सिंह राजपूत, अजीत खटाना, मंत्री राजेश यादव, उपाध्यक्ष सुभाष जोशी, उदय नारायण तिवारी और आईटी सेल अध्यक्ष दिनेश बेदी आदि मौजूद रहे। भारत विकास परिषद अरावली द्वारा सार्वजनिक गौशाला स्टेशन रोड में आयोजित बाल संस्कार शिविर का समापन हो गया है। इस दौरान बच्चों को हनुमान चालीसा पढ़ने की प्रेरणा दी गई। वहीं आपातकालीन समय में सुरक्षित रहने, अनुशासन और हारने पर भी मुस्कुराने जैसी सीखें भी प्रदान की गई। शिविर के तहत गौशाला में गौ सेवा भी हुई। यह कैंप मंजू चौधरी के सानिध्य में संपन्न हुआ। साथ ही सुमन अग्रवाल, कीर्ति भटनागर, साध्वी खंडेलवाल एवं योगिता डाटा द्वारा विभिन्न विषयों पर जानकारी दी गई। शिविर में सचिव अणिमा गुप्ता सहित अनेक सदस्यों ने योगदान दिया, जबकि प्रांतीय उपाध्यक्ष सुनील खंडेलवाल और संयोजक मधुर अग्रवाल सहित अनेक पदाधिकारियों ने भाग लिया। समापन पर परिषद के अध्यक्ष सीताराम गुप्ता द्वारा आभार व्यक्त किया गया। तिजारा तहसील के ग्राम मंडप माजरा में भगवान श्री देवनारायण महाराज एवं शिव परिवार प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम बाबा भरतदास के सानिध्य में आयोजित किया गया। इसके तहत विशाल कलश यात्रा निकली और हवन यज्ञ का आयोजन भी रहा। साथ ही भंडारा और रागनी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक बाबा बालकनाथ योगी रहे और अध्यक्षता पूर्व मंत्री शकुंतला रावत ने की। इस अवसर पर तिजारा विधायक ने मंदिर की 4 दीवारी बनवाने की घोषणा की। वहीं तिजारा प्रधान जेपी यादव ने मंदिर के चबूतरे पर टाइल्स लगवाने का ऐलान किया। वहीं कालू, इंदौर, राधा चौधरी एवं उनकी टीम द्वारा प्रस्तुत देशभक्ति और ऐतिहासिक रागनियों ने उपस्थित लोगों का मन मोह लिया। उधर इस अवसर पर उप प्रधान दयाराम चावड़ा, कांग्रेस विधायक प्रत्याशी इमरान खान, पूर्व प्रधान गंगाराम पटेल, सरपंच संघ जिला अध्यक्ष उद्मी राम पोसवाल और तेजपाल आदि मौजूद रहे। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह गंडूरा ने कहा है कि अंतिम छोर के व्यक्ति तक योजनाओं से लाभ पहुंचाया जा रहा है। इन योजनाओं के जरिए सीएम भजनलाल शर्मा प्रदेश में सुशासन के नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। इसी कड़ी में ग्राम रथ अभियान के तहत एलईडी लगे रथ गांव-गांव पहुंच रहे हैं। वहीं विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के उद्देश्य से ग्राम रथ के कार्यक्रमों में सुझाव पेटिका लगाई गई है। ग्राम रथ अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में संध्या चौपाल का आयोजन भी हो रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान के ग्रामों के विकास के लिए, उनके समस्याओं के समाधान के लिए जिस तरह से प्रत्येक जिले की प्रत्येक पंचायत में ग्राम रथ योजना के तहत रथ भेजा है, सरकार की और केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी ग्रामीणों को दे रहे हैं, समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। कितना लाभ राजस्थान की जनता को मिल रहा है, ग्रामीणों को मिल रहा है। पार्टी के कार्यकर्ता भी लगे हुए हैं मदद में। आप पार्टी के पूर्व विधायक हैं, वरिष्ठ नेता हैं, ग्रामीण क्षेत्र से आपका जुड़ाव है, क्या कहना चाहिए? आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल द्वारा जो ग्राम रथ योजना चलाई जा रही है, इसमें सरकार की योजनाओं की जानकारी जनता को दी जा रही है, जिससे जनता उनका पूरा लाभ उठाए। ग्राम रथ में वो जाएंगे, लोग बाग बताएंगे तो उनकी समस्या का समाधान होगा। इसी तरह से ग्रामीण चौपाल चल रही शाम को,
उसमें भी गाँव के बहुत लोगों के ज़्यादा नज़दीक जाके उन लोगों के रूबरू होकर उनकी समस्या को सुनेंगे और उसका निस्तारण किया जाएगा और कर रहे हैं। इससे सरकार की ये कितनी संवेदनशील है जो जनता के अंतिम छोर तक पहुंच रही है और जनता को लाभ देने की कोशिश कर रही है और जनता की समस्या का समाधान हो रहा है इससे। सर, राजस्थान का जो ग्रामीण का लोग हैं उनको जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है, पानी की योजना है, काफ़ी तमाम योजनाओं का लाभ मिला है, काफ़ी जगह सूचनाएं मिल रही हैं। आपको लगता है कि गांव के आदमी को घर बैठे लाभ मिल रहा है और सरकार गांव तक या किसान के घर तक सरकार खुद पहुंच रही है, लाभ देने की कोशिश कर रही है? सरकार चाहती है कि ग्रामीण को जो अंतिम छोर पर आदमी रहता है, गांव के नीचे इंटीरियर में जो रहता है, उनको लाभ मिले और वो जब भी मिलेगा जब सरकार वहाँ पहुँचेगी, सरकार के नुमाइंदे पहुँचेंगे, कार्यकर्ता पहुँचेंगे, तो वो जनता का लाभ मिल सकेगा। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी की यही योजना है कि घर घर जाके उनकी समस्या को समाधान किया जाए, जिससे आम जनता को उसका फायदा मिल सके योजना का। पार्टी के नेता, पार्टी के मंत्री, विधायक और अधिकारी भी मौके पर ही रहते हैं। आपको लगता है कि आसानी से योजनाओं का लाभ मिल रहा है? जबकि योजना तो पहुंच रही है, लेकिन जब अधिकारी और लीडर भी जब साथ होते हैं तो आसानी से काम ग्रामीणों का हो जाता है। हाँ, अगर नेता और कार्यकर्ता पहुँच रहे, उनसे जनता समाधान की कहती है और उसी समय अगर अधिकारी भी हो तुरंत उसको आदेश दिया जाता है कि ये समस्या है और इसका जल्द से जल्द समाधान किया जाए। ये बहुत ही अच्छा काम है, इससे जनता को फायदा हो रहा है और सरकार की योजनाओं का लाभ जनता को मिल रहा है। सर, काफ़ी झगड़े, आपसी विवादों का भी विस्तार इनमें देखने को मिल रहा है और रात्रि चौपाल में जो सामूहिक समस्याएं हैं, बड़ी समस्या, उनका भी समाधान हो रहा है। तो आपको लग रहा है कि ये एक अपने आप में बड़ी बात है? ग्रामीण चौपालों से ग्राम वासियों को कोई भी समस्या हो उसको सुन सकते हैं और उनका समाधान भी आसानी से किया जा रहा है। ये बहुत ही अच्छी योजना है, लाभकारी योजना है, कल्याणकारी योजना है। सर, अलवर में ही जिस तरह से राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी बुर्जा में रात्रि चौपाल करेंगे, मुख्यमंत्री खुद रात्रि चौपाल में रुक रहे हैं, तो आपको लगता है मुख्यमंत्री की सोच बड़ी और गंभीर है, इस योजना के प्रति गंभीर है? हाँ, राज्य का मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल जी जैसे आदमी ग्रामीण में चौपाल में उपस्थित रहेंगे, जन समस्याओं सुनेंगे, तो इनमें कितना बड़ा काम है। ये मुख्यमंत्री जो अपना समय देके और ग्रामीणों की समस्या सुनेंगे, बहुत ही अच्छा काम है, सराहनीय काम है और ये जनता को उसका बहुत फायदा मिलेगा। अलवर की जनता जो बुर्जा में कर रहे हैं ये प्रोग्राम रात्रि चौपाल 15 तारीख को, उसका जनता को बहुत बहुत फायदा मिलेगा, अलवर की जनता को फायदा। अलवर में हसनखा मेवात नगर स्थित बाबा मस्तनाथ जन सेवनम भवन में तिजारा विधायक महंत बालकनाथ ने आमजन से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि पश्चिमी बंगाल, असम और पुडुचेरी के चुनाव परिणाम भाजपा एनडीए गठबंधन के लिए सुखद हैं। पश्चिमी बंगाल में हिंदू सनातन परंपरा के लिए तो कम्युनिस्ट और टीएमसी का शासन किसी श्राप से कम नहीं था, लेकिन आखिरकार वहां की जनता ने भाजपा को विजयी बनाया है। साथ ही केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने इस प्रदेश में चुनाव प्रभारी रहते हुए भाजपा को संगठित और मजबूत करने का कार्य किया। तिजारा विधायक ने ऐतिहासिक जीत में उनकी भूमिका को निर्णायक बताया है। ग्राम सहजपुर में पानी की समस्या को लेकर रामगढ़ के पंचायत समिति सदस्य हरीश कुमार के नेतृत्व में चक्का जाम किया गया। गांव की महिलाओं ने ग्राम सहजपुर के बस स्टैंड पर रास्ता रोक लिया, साथ ही धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान पीएचईडी के एएन सियाराम का घेराव भी किया गया। वहीं एएन और हरीश कुमार के बीच झड़प भी हो गई। उधर चक्का जाम के चलते हाईवे पर वाहनों की कतार लग गई। इसके बाद बगड़तिराहा थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर समझाइश की। और चलते चलते एक बार फिर से नजर आज की हेडलाइंस पर। जिला अस्पताल की बदहाली को लेकर कलेक्टर के सामने मरीजों के परिजनों का फूटा आक्रोश। वहीं कलेक्टर ने सुधार के लिए अफसरों को लगाई फटकार। हथियारों और भारी मात्रा में कारतूसों सहित 2 शातिरों को दबोचा। गोविंदगढ़ पुलिस और डीएसटी टीम ने की कार्रवाई। आईजी ने साइबर क्राइम पर मुस्तैदी से अंकुश की दी हिदायत। एएसआई प्रमोशन प्रक्रिया के लिए पहुंचे अलवर। और सुस्त रफ्तार का शिकार हुआ जयपुर हाईवे का चौड़ा करने का काम। क्षेत्रीय लोगों ने ग्राम रथ यात्रा पहुंचने पर सामने रखी परेशानी। इसी के साथ खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार।
खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।